पति और पत्नी का रिश्ता जो पूरी तरह से भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरैना, और इसी मुरैना का एक थाना पड़ता है नूराबाद। नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है गुलेंदा, और इसी गुलेंदा गांव का रहने वाला है मुन्ना सिंह। बात कर रहा हूं मैं 5 मार्च 2024 की सुबह सुबह की। दरअसल मुन्ना, जो अपने गांव के बगल सुनरेखा नदी किनारे होते हुए अपने खेतों पर जा रहा था, तो देखता है कि नदी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है। मुन्ना जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान भी मौजूद नहीं है। पुलिस को लगता है कि शायद इस व्यक्ति की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं, बल्कि जहर खाने की वजह से हुई है। जैसे ही इस तरह का रिपोर्ट आता है, उसके बाद पुलिस अब इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब तक उस मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन आखिरकार 2 महीने के बाद उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है छोटे लाल निषाद, जो राजस्थान के धौलपुर जिले के छितपुरा गांव का रहने वाला है। छोटे लाल की पत्नी का नाम है बिंदिया निषाद। पुलिस को जैसे ही छोटे लाल का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ छितपुरा गांव छोटे लाल के घर पर जाती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल छोटे लाल लगभग 1 साल पहले अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल में जाकर बस चुका है। छोटे लाल की पत्नी बिंदिया, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आंदो गांव की रहने वाली है। पुलिस को जब बिंदिया का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ आगरा के आंदो गांव छोटे लाल की ससुराल में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब छोटे लाल की ससुराल में पहुंचती है, वहां पर पुलिस की मुलाकात छोटे लाल की पत्नी बिंदिया से होती है। बिंदिया से जब मुलाकात होती है, पुलिस सबसे पहले बिंदिया से सवाल करती है कि तुम्हारा पति छोटे लाल कहां पर है। इस पर बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति दिल्ली में नौकरी करते हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन जब दिल्ली में नौकरी करने की बात कहती है, पुलिस बिंदिया से सारा सच बता देती है। पुलिस कहती है कि दरअसल तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। इधर बिंदिया को जब मालूम चलता है कि उसके पति की हत्या कर दिया है, ये जानकर वो चीख चीख कर रोने लगती है। लेकिन पुलिस जब बिंदिया से सवाल करती है कि तुमने आखिरी बार अपने पति से कब बातचीत किया था, इस पर बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था। बिंदिया जब इस तरह का जवाब देती है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि छोटे लाल की डेड बॉडी पुलिस को लगभग 2 महीने पहले बरामद हुई थी। पुलिस को लगता है कि शायद मरने वाला व्यक्ति
छोटे लाल नहीं है। इसीलिए पुलिस बिंदिया से कहती है कि तुम हमारे साथ मोर्चरी में चलो और चलकर उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लो। पुलिस जब बिंदिया को लेकर मोर्चरी में जाती है और जब उस डेड बॉडी को बिंदिया को दिखाती है, बिंदिया देखकर शिनाख्त कर लेती है और बिंदिया रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति छोटे लाल ही है। बिंदिया जब शिनाख्त कर लेती है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बिंदिया पुलिस वालों को बताई थी कि 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था। पुलिस को तुरंत ही बिंदिया के ऊपर शक हो जाता है कि शायद बिंदिया सब कुछ झूठ बोल रही है। पुलिस डेड बॉडी को बिंदिया के हवाले तो कर देती है, लेकिन पुलिस के पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके आधार पर पुलिस बिंदिया को अपनी हिरासत में लेती। लेकिन पुलिस को जब शक हो जाता है, पुलिस अपने शक के आधार पर बिंदिया के बारे में पता लगाती है। पुलिस बिंदिया के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर बिंदिया पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजकुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि बिंदिया के गांव का ही रहने वाला है। लेकिन पुलिस तब और भी ज़्यादा चौंक जाती है जब दोनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त छोटे लाल का डेड बॉडी बरामद हुआ था उसके ठीक 1 दिन पहले बिंदिया और राजकुमार के मोबाइल का लोकेशन भी उसी इलाके का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर 6 जून 2024 को बिंदिया और राजकुमार दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से छोटे लाल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन बिंदिया एक ही बात बार बार जवाब देती है कि साहब मैंने अपने पति की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार दोनों पुलिस के सवालों में फंस जाते हैं और फिर मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन बिंदिया जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब छोटे लाल बिंदिया से शादी कर अपने घर लेकर आता है। बिंदिया जो बेहद ही गरीब परिवार की तो है, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि बिंदिया जब छोटे लाल से शादी करती है, बिंदिया को भी मालूम होता है कि छोटे लाल भी गरीब परिवार से है, क्योंकि बिंदिया के अंदर पैसों को लेकर कोई लालच नहीं होता है। बिंदिया जब शादी कर अपनी ससुराल में जाती है तो अपने पति को लेकर कई तरह के सपने भी लेकर जाती है। बिंदिया पहले ही ये मान कर गई थी कि उसके पति के पास ढेरों सारी संपत्ति नहीं है। दरअसल बिंदिया जो केवल प्यार की भूखी थी, लेकिन शादी कर जब अपनी ससुराल में पहुंचती है, पहली रात को ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर बिंदिया एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पहली रात को बिंदिया जब अपनी सुहाग रात पर अपने पति का इंतजार कर रही थी तो तरह तरह के सपने भी देख रही थी। लेकिन छोटे लाल जब अपनी पत्नी के पास अपने कमरे में पहुंचता है, अपनी पत्नी को देखकर ना तो उससे कुछ बातचीत करता है और ना ही उसका घूंघट उठाता है, बल्कि जब अपनी पत्नी को देखता है भूखे शेर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसके कपड़े तक भी नहीं उतारता है, बल्कि उसके कपड़ों को खींचकर बाहर निकाल देता है और फिर अपनी हवस पूरी कर लेता है। बिंदिया ये सोच कर बैठी थी कि जब उसका पति कमरे के अंदर आएगा पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। लेकिन जब छोटे लाल अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आती है। दरअसल बिंदिया
जो बचपन से ही शराब से काफी नफरत करती है। बिंदिया पहली रात को ही जब अपने पति का इस तरह का रवैया देखती है, बिंदिया उसी रात को ही सोच लेती है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। लेकिन बावजूद इसके बिंदिया ये सोचकर अपने पति के साथ रहने लगती है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरता है, समय के अनुसार छोटे लाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। दरअसल जब कुछ महीने का समय गुजरता है, छोटे लाल को अपने इलाके में ज़्यादा काम भी नहीं मिलता है। लेकिन दिन में जो भी पैसा कमाता है, शाम के समय जब भी अपने घर पर पहुंचता है, उन सारे पैसों को दारू में उड़ा देता है। कभी कभी तो हालात ऐसा भी हो जाता है कि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, एक दिन बिंदिया अपने पति को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे मायके चलकर रहोगे तो वहाँ पर अक्सर तुमको काम मिल जाएगा। जब अपने मायके ले जाने की बात कहती है, छोटे लाल भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर शादी के 6 महीने बाद ही अपनी ससुराल में जाकर बस जाता है। लेकिन जब अपनी ससुराल में जाता है, छोटे लाल के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि वहाँ भी जमकर शराब पीता है। लेकिन जब अपनी ससुराल में जाकर शराब पीना शुरू करता है, इसी दरमियान छोटे लाल की दोस्ती राजकुमार से हो जाती है। राजकुमार जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है, जो बिंदिया के गांव का ही रहने वाला है। राजकुमार से जब दोस्ती हो जाती है, दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि उसके बाद छोटे लाल राजकुमार को अब अपने घर पर ही बुलाने लगता है और अपने ही घर में बैठकर दोनों शराब पीने लगते हैं। लेकिन राजकुमार जब बिंदिया के घर में बैठकर शराब पीने लगता है, ये देखकर बिंदिया को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बिंदिया राजकुमार को बचपन से ही जानती थी। दरअसल राजकुमार वही लड़का है जब बिंदिया की शादी नहीं हुई थी, उसके ऊपर काफ़ी डोरे डाल रहा था। लेकिन बिंदिया राजकुमार को कोई भाव नहीं देती थी। लेकिन शादी के बाद जब राजकुमार बिंदिया के घर पर जाता है, बिंदिया जब राजकुमार को देखती है, उसे देखकर कहीं ना कहीं बिंदिया की नीयत खराब हो जाती है। दरअसल राजकुमार भी बिंदिया के घर पर सिर्फ इसी वजह से जाता है। जब भी उसके घर पर जाता है, छोटे लाल से बचकर बिंदिया की तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देखता है, क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, इसीलिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और आखिरकार एक दिन बिंदिया को मौका मिल जाता है, अपने घर पर ही घर के अंदर राजकुमार से संबंध बना लेती है। दोनों के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है, उसके बाद ये सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद दोनों अक्सर फ़ोन पर बातचीत भी करने लगते हैं। जब भी मौका मिलता है तो गांव के बाहर जंगल में जाकर मुलाकात भी कर लेते हैं। दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, इस बात की जानकारी छोटे लाल को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है। पड़ोसियों को जब शक हो जाता है, वो तरह तरह की जब बात करने लगते हैं। आखिरकार ये बातें एक दिन छोटे लाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। छोटे लाल को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का राजकुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये जानकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। लेकिन छोटे लाल इस बारे में अपनी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं करता है, क्योंकि छोटे लाल को पहले से ही मालूम था कि अगर वो अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो वो सब कुछ झूठ ही बताएगी। इसीलिए छोटे लाल अब अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन छोटे लाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और घर से बाहर निकल जाता है। इधर छोटे लाल जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसके थोड़ी देर के बाद बिंदिया राजकुमार के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन घर के अंदर जब दोनों मुलाकात कर रहे होते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद छोटे लाल भी अपने घर पर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। इधर राजकुमार जब अपने सामने छोटे लाल को देखता है, अर्धनग्न अवस्था में ही वहां से भाग खड़ा होता है।
लेकिन आखिरकार बिंदिया भाग कर कहाँ जाती। इसीलिए छोटे लाल अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ राजकुमार से भी कहता है कि आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद छोटे लाल अब अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। इतनी काफ़ी निगरानी कर देता है कि चाहकर भी बिंदिया ना तो राजकुमार से बातचीत कर पाती है और ना ही दोनों कभी एक दूसरे से मुलाकात ही कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, काम ना मिल पाने की वजह से छोटे लाल को भी समय पर शराब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो एकदम से बेचैन रहने लगता है। दरअसल अपनी पत्नी की बेवफाई को भी धीरे धीरे भूलने लगता है। इधर इस बात का एहसास जब बिंदिया को हो जाता है, बिंदिया एक दिन समय निकालकर राजकुमार से बातचीत करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि आकर मेरे पति से माफ़ी मांग लो। जैसे ही राजकुमार से इस तरह की बातें कहती है, एक दिन राजकुमार जाकर छोटे लाल से उसके घर पर मुलाकात करता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है। जब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, छोटे लाल राजकुमार को माफ़ तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ उसे हिदायत देते हुए कहता है कि आइंदा से तुम मेरी पत्नी से ना तो बातचीत करोगे और ना ही उसकी तरफ कभी देखोगे। राजकुमार वादा कर लेता है और फिर पहले के जैसे ही बिंदिया के घर में बैठकर शराब पीने लगता है, जिसकी वजह से राजकुमार और बिंदिया एक दूसरे के आमने सामने तो होते हैं, लेकिन चाहकर भी ना तो एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और ना ही दोनों मुलाकात कर पाते हैं, क्योंकि छोटे लाल अपनी पत्नी से नज़र हटाता ही नहीं है, जिसकी वजह से बिंदिया और राजकुमार एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन चाहकर भी जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, आखिरकार मजबूर होकर राजकुमार और बिंदिया छोटे लाल को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देते हैं, क्योंकि बिंदिया जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोची थी, उसके गांव का राजकुमार बिल्कुल वैसा ही था। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 4 मार्च 2024 की रात के समय बिंदिया जब अपने पति को खाना देती है, उसके खाने में जहर मिला देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद ही छोटे लाल की मौत हो जाती है। छोटे लाल की जब मौत हो जाती है, उसी रात को बिंदिया राजकुमार के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। राजकुमार जब बिंदिया के घर पर पहुंचता है, सबसे पहले छोटे लाल की डेड बॉडी के बगल ही दोनों अपनी हवस पूरी करते हैं। उसके बाद राजकुमार छोटे लाल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है और उसी रात को बिंदिया के घर पर बुलाता है, जिनमें से एक का नाम है जंग बहादुर जाटव और दूसरे का नाम है सुल्तान कुशवाहा। ये दोनों जब उसी रात को बिंदिया के घर पर पहुंचते हैं, ये चारों मिलकर छोटे लाल की डेड बॉडी को एक ऑटो में लोड करके वहां से निकल जाते हैं और सीधे नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गलेंदा गांव के सुनरेखा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और फिर उसी नदी में छोटे लाल की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद सब के सब वापस अपने घर पर चले जाते हैं। जब 2 महीने का समय गुजरता है, इधर राजकुमार और बिंदिया को पूरा भरोसा हो जाता है कि उन्होंने जो काम किया है उस पर पर्दा पड़ चुका है। लेकिन 2 महीने के बाद जब पुलिस बिंदिया के घर पर पहुंचती है और जब उसके पति को लेकर उससे पूछताछ करती है, बातों ही बातों में बिंदिया पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने पति से बातचीत किया था, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं बिंदिया के ऊपर शक चला जाता है। वाकई में बिंदिया जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस बिंदिया की तहरीर पर राजकुमार के दोनों दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।